Hello guys, I am Ankit Sharma and welcome back to our channel Commerce Shining Stars। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी एक पहल है लर्न फ्रॉम होम की। उसमें आज का जो कॉन्सेप्ट है वो अकाउंट से है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफ़ी लोगों के इसमें डाउट्स आए हैं। इवन मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में वीडियो बनाई जाए। तो आज की वीडियो में इसका पार्ट 1 है जिसमें हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे और प्रिंसिपल्स की मीनिंग की बात करेंगे। इसके बाद हम पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें बाकी जो प्रिंसिपल्स बच गए उसकी बात की जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आएगा। शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं मीनिंग से। हमने इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट किया है ताकि ईजिली समझ आ जाता है पॉइंट से देखते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स गाइडलाइंस विच आर डेवलप्ड टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड ईजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक्चुअल में बेसिकली होते क्या हैं? वो रूल्स या वो गाइडलाइंस जो हर कंपनी को फॉलो करनी होती है अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए। इससे क्या होता है, इसका मेन मोटिव ये होता है कि आपके जो भी अकाउंट्स हैं वो बड़े ईजी लैंग्वेज में बन जाए और हर किसी को समझ आ जाए जो भी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? द कंपनी मस्ट फॉलो दीज प्रिंसिपल्स व्हेन रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कोई भी कंपनी जब अपना फाइनेंशियल डाटा या कोई भी अकाउंट से रिलेटेड डाटा रिकॉर्ड करता है उस वक्त इसको ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। आगे क्या है? द फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यानी FASB इशू अ स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन द US रेफर्ड टू एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यानी कि FASB ने कुछ बेसिक प्रिंसिपल सेलेक्ट किए थे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंप्लीमेंट हुए थे, जिनको ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनाया जाता है। किस नाम से? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नाम से, जो सब जगह सेम रहते हैं। इसी के बेस पे आप क्या करते हैं? अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। ठीक, अब आते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल कितने तरह के होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेसिकली कितने तरह के होते हैं? क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। बेसिकली ये 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अजम्पशंस या फिर और अजम्पशंस, जो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। फिर होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या फिर उन्हें कहते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। अब पढ़ते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या अजम्पशंस होती क्या है। इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग लैंग्वेज convert the same meaning to all people and to make more meaningful, most of the accountant have agreed to concept with usually followed for preparing the financial statements। मतलब कि हमारी जो ये अकाउंटिंग की लैंग्वेज है इस भाषा को बड़ी ही सिंपल भाषा में बनाने के लिए, ताकि हर कोई उसको समझ सके, जितने भी लोग उसको देखें वो देखते ही समझ सके, उसको मोर मीनिंगफुल बनाने के लिए ज़्यादातर अकाउंटेंट्स ने क्या किया था? एग्री हुए थे कुछ कॉन्सेप्ट पे जो कि यूजुअली फॉलो किए जाएंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए। ये मीनिंग है सिंपल। अब कौन कौन से होते हैं? बेसिकली 3 तरह के होते हैं ये। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और एक्यूरल कॉन्सेप्ट। तीनों होते क्या हैं इनको पढ़ लेते हैं, फिर एग्जांपल से और क्लियर करेंगे इन चीज़ों को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। एज पर दिस कॉन्सेप्ट इट इज़ अज्यूम्ड दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन लॉन्ग रन पीरियड। मतलब क्या कहा जा रहा है इसमें? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि मान लीजिए आपने कोई बिजनेस शुरू किया 2018 में, तो आप ये सोच के शुरू नहीं करते कि आप 2020 में उसे बंद कर दोगे, बल्कि आप ये सोच के चलते हुए चलता जाएगा, लॉन्ग टर्म रहेगा। तो यही इसमें बोला। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब यही है कि कोई भी चीज़ जो लंबे समय तक चले। ठीक है, यही बात आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं जो भी मैंने पढ़ी थी। क्या? विल कॉन्टिन्यू टू एग्जिस्ट इन लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर। फ्यूचर में लंबे समय तक चलने के लिए हम सोचते हैं कोई भी बिजनेस खोलते हैं तो। द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डिंग in the book of business on the assumption that it is a continuous enterprise। यही वाली बात भी वही कहा जा रहा है। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस में होती है वो ये सोच के रिकॉर्ड की जाती है कि हमारा जो बिजनेस है वो कंटिन्यू चलेगा, हमेशा चलता ही रहेगा। इसी अकॉर्डिंग हम इसका प्रॉफिट देखते हैं। इसी अकॉर्डिंग हम अंदाज़ा भी लगा लेते हैं कि हमारा पिछले साल प्रॉफिट कितना था, इस साल कितना है, आने वाले सालों में कितना होगा। ये सारा क्यों हेल्प करता है? क्योंकि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट सबसे मेन कॉन्सेप्ट आता है अकाउंटिंग में। इट इज़ ऑन दिस कॉन्सेप्ट दैट वी रिकॉर्ड फिक्स एसेट एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन दिस एसेट विदाउट रेफरेंस इन देयर मार्केट वैल्यू। इसमें क्या बोला है? इसी वजह से जो हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं, फिक्स एसेट्स कौन सी होती है एक बार बता देते हैं। फिक्स एसेट हो गया आपकी मशीनरी, ठीक है, या फिर आपकी बिल्डिंग, या फिर आपकी मोटर कार, ये सारी फिक्स एसेट्स होती है। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होती हैं बेसिकली जो लॉन्ग टर्म के लिए चलती हैं, जो जल्दी ख़राब नहीं होती, इसलिए उन्हें फिक्स एसेट बोल जाते हैं, जो फिक्स रहती है।
ठीक। अब उसने क्या बोला है कि इसी वजह से हम फिक्स एसेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जितने की हमने स्टार्टिंग में खरीदी थी हम उतने की ही रिकॉर्ड करते हैं। और जो डेप्रीशिएशन लगाते हैं वो फिक्स कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने फिक्स कर दिया कि 10% डेप्रीशिएशन हम लगाएंगे, तो हम हर साल 10% डेप्रीशिएशन लगाते हैं, ये सोच के कि भाई हमारी जो कंपनी है वो गोइंग कंसर्न है, लंबे समय तक चलेगी, तो 10% करते हुए जो हमारी फिक्स एसेट है उसकी वैल्यू कब तक ख़त्म होती है, कब तक 100% रिसीव होती है। जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहीं पे बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आपने 2018 में मान लीजिए मोटर कार खरीदी। मोटर कार समझते हैं, व्हीकल, गाड़ी। ठीक है, उसकी वैल्यू थी मान लीजिए 5 लाख। 5 लाख की आपने गाड़ी खरीदी 2018 में, और आपने उस पर 10% डेप्रीशिएशन लगा दिया। अब क्या होगा, 2019 में इसकी वैल्यू कितनी कम होगी? अगर हम रिटर्न डाउन मेथड की जगह फिक्स मेथड यूज़ करेंगे, जो हमारे डिप्रिशिएशन होता है उसके दो मेथड होते हैं, एक रिटर्न डाउन मेथड होता है और एक फिक्स मेथड होता है। अगर हम इसको फिक्स मेथड लेके चलते हैं तो फिक्स मेथड में क्या होगा कि हमें हर साल 10% देना ही देना है। तो देखिए क्या होगा, पहले साल यानी 2019 में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4,50,000। क्यों? क्योंकि 50,000 डेप्रिशिएशन लग गया। ऐसे ही 2020 की बात करें तो कितनी हो जाएगी? 10% फिर लगा दो 4,50,000 पे, 45,000 और कम कर दो इसमें से, तो कितना हो गया? 4,05,000। इस तरह से आपका कंटिन्यू चलता रहेगा और आप बता सकते हैं कि हाँ भाई हमारा जो एसेट है वो कब तक चलेगा। क्लियर? अगला आता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी रिमेन कॉन्स्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर। जो भी आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल पहले साल फॉलो किया है वही आपका सेम रहना चाहिए अगले सालों में भी। इससे क्या होगा, आपको आसानी से कंपेयर हो जाएगा कि आपने पिछले साल और इस साल में कितना मार्जिन कमाया है, कितनी ग्रोथ किया है या कितने नीचे गए हो, सब पता चल जाएगा अगर आपके प्रिंसिपल सेम होंगे। अगर प्रिंसिपल सेम नहीं होंगे तो ये चीज़ क्लियर ही नहीं हो पाएगी। आगे, दिस शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। वही बात बोलिए, अगर आप इसे हर साल चेंज करते रहेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। सेम रखोगे तभी तो पता चलेगा ना, कॉन्स्टेंट रहेगा मेथड तभी तो पता चलेगा कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। अगला, इन ऑर्डर टू एनेबल द मैनेजमेंट टू कंपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ डिफरेंट पीरियड्स, इट ड्रॉ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अबाउट द वर्किंग ऑफ द एंटरप्राइज। कभी भी कोई मैनेजमेंट जब भी कोई प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट में अलग अलग साल की कंपेयर करना चाहती है तो उसको सेम प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ताकि आसानी से वो कंपेयर कर सकते। ये वाली बात इसमें कही गई है। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ अभी तक समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट की। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या कहता है ये देखिए, एक्रूअल बेसिक अकाउंटिंग इज़ यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ये एक तरह की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट प्रोवाइड मोर अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एज कम्पेयर टू कैश बेसिस। एक्रूअल का मतलब क्या होता है? एक्रूअल का मतलब होता है उधार। एक तरह से आप अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो क्रेडिट। जब आप कोई भी चीज़ उधार पे बेचते हैं या क्रेडिट पे बेचते हैं उसको हम एक्रूअल मानते हैं, एक्रूअल सेल मानते हैं। और वही चीज़ अगर कैश बेचते हैं तो वो कैश बेसिस मानते हैं। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि भाई ये बहुत अच्छी अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन देता है कि किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस के बजाय कैश बेसिक्स के, क्योंकि कैश का 100% नहीं होता। मतलब कैश आपको हमेशा नहीं होगा कि आपके हमेशा ट्रांजैक्शन कैश में हो। ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस आपकी उधार में होती है। तो इसलिए जब उधार के बारे में हमें पता होता है, हम उसको अगर हम सही कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा बिजनेस कितना ग्रो करेगा, कितने प्रॉफिट इसको मिलेगा। अगला पॉइंट में ये लाइन क्लियर हो जाएगी। एक्रूअल कॉन्सेप्ट अप्लाई इक्वल टू रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। एक्रूअल कॉन्सेप्ट रिवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों पे बराबर लगता है। अब यहाँ पे सवाल आता है रिवेन्यू क्या होते हैं और एक्सपेंसेस क्या होते हैं। देखिए रिवेन्यू क्या होता है? जो भी आपने कमाया, जो भी आपकी इनकम है वो सारे आपके रिवेन्यूज़ हो गए। और एक्सपेंसेस जो भी आपके खर्चे हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है कि जो आपके एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है वो दोनों जगह बराबर माना जाता है। मतलब कि उधार लिया, अगर हमने किसी से उधार लिया है तो हमारा खर्चा होगा तो हम उसी को उस वक्त रिकॉर्ड कर देंगे। और ऐसे ही हमने किसी को सामान उधार में बेचा तो उसका रिवेन्यू हम उसी वक्त कैलकुलेट कर देंगे एक्रूअल बेसिस के हिसाब से। आगे, रिवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड और सर्विस आर रेंडर वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। वही वाली बात जो मैंने अभी बताई वही कह रही है कि जो आपका रिवेन्यू है आप तभी रिकॉर्ड कर लोगे जैसी आपकी सेल हुई। जैसे आप एग्जांपल इसका ले लेते हैं, आप अपनी लोकल शॉप पे गए और आपने लोकल शॉप पे 1,000 रुपये का सामान लिया। अब आपने 1,000 का सामान लिया, आपके पास जेब में 800 रुपये थे, तो ये जो 200 रुपये हो गए ये क्या हो गए? ये आपने क्रेडिट लिया।
ठीक है। तो जो दुकानदार होगा वो ये थोड़ी है कि जब 200 रुपये आप दोगे तब लिखेगा, वो 200 रुपये तुरंत अपनी कॉपी में लिख देगा कि हाँ भाई इस नाम के पर्सन के, मान लीजिए प्रकाश नाम है, प्रकाश नाम के पर्सन के 200 रुपये पेंडिंग। तो ये क्या हुआ, ये एक्यूरल कॉन्सेप्ट है कि पैसे आए चाहे ना आए हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हाँ भाई हमारी सेल हो गई। ऐसे ही एग्जाम्पल हम दुकानदार के लिए ले लेते हैं। तो दुकानदार क्या करेगा, दुकानदार कहीं से सामान तो लेके आता होगा ना। अब मान लो जरूरी थोड़ी है हमेशा दुकानदार के पास पैसे हों, तो कभी कभार वो वहाँ से भी उधार लाता होगा, तो वो भी एक तरह से उसका खर्चा हो गया। वो लिख देता है कि हाँ भाई ये खर्चा हो गया है, चाहे पैसे दिए हों चाहे ना दिए हो चाहे बाद में देने हो। तो ये एक्यूरल कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि आपने चीज़ें क्रेडिट भी ली हो तो भी आप उसे तुरंत रिकॉर्ड कर देंगे, ताकि आपको पता हो कि आपका कितना पैसा मार्केट में है, कितना आना है, कितना जाना है। इसके थ्रू आप एक्चुअल में प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये थे तीनों कॉन्सेप्ट्स जो आते हैं इसमें। अब इसके बाद आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। अभी सिर्फ नाम पढ़ लेते हैं इनके, अभी वीडियो वैसी बड़ी बन गई है, इसमें सिर्फ नाम पढ़ लेते हैं। इसको हम पार्ट्स में याद करेंगे, क्योंकि ना कोई भी चीज़ अगर हम तोड़ तोड़ के याद करते हैं तो जल्दी याद होती है, जल्दी समझ में आती है। सिर्फ अभी नाम करते हैं, इसकी डिटेल्स हम अगली वीडियोज़ में करते रहेंगे। सबसे पहला बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये क्या प्रिंसिपल है, ये एक प्रिंसिपल शॉर्ट में अगर मैं बता दूं तो सिंपल सी बात कह रहा है कि कोई भी बिजनेस है वो एक तरह की एंटिटी है। इसकी डिटेल्स हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर है, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, कॉस्ट प्रिंसिपल एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल है ये, और डुअल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल है। टोटल 9 तरह के प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे अगली क्लासेस में। अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ यहीं पे रुकते हैं एक्यूरल कॉन्सेप्ट तक। उम्मीद करते हैं आपको अभी तक सारा समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, कॉमर्स शाइनिंग स्टार 098 पे।